नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति, जो कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है और जिसको हम बाय सपोर्टिंग मटेरियल अभी रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं। बस एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बुक में ना हमें भारतीय राजनीति के बारे में बता रखा है, वो भी कहाँ से लेके 1947 से लेके, ठीक है, 1947 से लेके अब तक क्या क्या राजनीतिक प्रक्रिया में चेंजेस आए, उन सभी के हाइलाइट्स पॉइंट्स के बारे में इस बुक के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है। और आप अगर ग्रेजुएशन के बाद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेते हो तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया या भारत में राजनीतिक स्वरूप, ठीक है, इस नाम से कोई एक सब्जेक्ट होता है। उसमें ना आपको ये वाली बुक यानी एनसीईआरटी जो हमारी सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की, ये डायरेक्टली आपको बहुत हेल्प करेगी। मतलब कि उस वाली किताब में ग्रेजुएशन में और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि ये जो बुक है हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रेजुएशन के पर्पज़ से, ठीक है। ग्रेजुएशन के पर्पज़ से हमारी स्वतंत्र भारत में राजनीति ये वाली बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो प्लीज़ आप अपनी एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। बाकी सभी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है और ये वाली भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, ठीक है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, फिर राज्य स्थापित किए गए, क्योंकि जो अंग्रेज लोग राज्य भारत के अंदर जो भी सीमाएं वगैरह स्थापित करके गए थे वो हमारे भारत को के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो दोबारा से राष्ट्र निर्माण की सारी प्रक्रिया यहाँ हमारे देश में करी गई थी, ठीक है। चलिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, क्योंकि अंग्रेज लोग तो बहुत घटिया काम करके गए थे। फर्स्ट चैप्टर में ये सारा कुछ बताया गया है कि किस तरह हमारे देश में बंटवारा हुआ, संघर्ष हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर किस तरह सारी चीज़ें संतुलन में हुई, फिर स्टेट बनाए गए, फिर सेकंड चैप्टर में चुनाव करवाए गए, किस तरह फिर कांग्रेस जो है वर्चस्व में आई थी। ये सारी चीज़ इसमें बता रखा है एकदम स्टेप बाय स्टेप। हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरी स्टोरी लाइन से इसके अंदर। तो प्लीज़ आप एक बार इसकी सेल्फ स्टडी ज़रूर करना अपनी एनसीईआरटी बुक की, ठीक है। चलिए, लगभग इसमें लिखा है समरणी बिंदु यानी कि मेन पॉइंट्स। लगभग 200 वर्ष की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि यानी आधी रात को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है। लेकिन इस आज़ादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना भी करना पड़ा था, ठीक है। याद रखना कि पाकिस्तान जो था रात के 12 बजे से पहले आज़ाद हो गया था, 12 बजे के बाद हुआ था हमारा काम, ठीक है। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया था। और ये भाषण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि ये वाला भाषण किसने दिया था या नेहरू जी ने कौन सा भाषण दिया था, हमेशा ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ इसको हमेशा याद रखना। आज़ादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहला है, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों की तानाशाही से तो हम लोग सब परेशान हो चुके थे। तो भी ये तो कॉमन सी बात है भाई, जो भी शासन वगैरह स्थापित होगी वो लोकतंत्र के आधार पर होगा। सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी समान रूप से, ठीक है। ये भी ज़रूरी था क्योंकि अंग्रेज़ों ने वोट डालो की नीति अपना रखी थी भारत के अंदर, यानी कि एक तरह से भेदभाव वाला काम, इस तरह के गंद फैला रखा था पूरे देश में। नए राष्ट्र की चुनौती, यानी कि नए राष्ट्र हमारा जो भारत था उसको बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। पहला है एकता एवं अखंडता की चुनौती। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है कि मुख्य भारत के सामने आज़ादी के बाद कौन सी चुनौतियाँ थीं। तो एकता अखंडता की चुनौती थी, यानी कि भारत अपने आकार और विविधताओं में किसी महादेश के बराबर था। आपको खुद पता है हमारे देश में कितनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते हैं। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी, ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना, भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया, यानी कि जिसको हम वोट दे के चुनते हैं उस प्रणाली को अपनाया। और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार भी दिया, ठीक है।
तो सारे लोग जो अपने वोट का अच्छे से यूज़ करें। तो प्लीज़ आज के टाइम भी हम सब जितने भी हैं अभी, जितने भी लोग आफ्टर 12 ऑलमोस्ट सब लोग 18 साल के हो ही गए हैं या कुछ लोग हो जाएंगे 1 साल बाद। तो प्लीज़ आप लोग वोटर आईडी वोट मतदान करने के लायक हो जाओगे। तो प्लीज़ आपने जो भी अपनी बुक से पढ़ा है, समझा है राजनीति के बारे में, वोट के राइट्स के बारे में, तो प्लीज़ अपने मन दिमाग से एक अच्छे कैंडिडेट को वोट देना। क्योंकि अगर कोई बेकार कैंडिडेट चुना गया, ठीक है, तो हमारा ही नुकसान है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके जो भी निर्णय होंगे वो कहीं ना कहीं हमें सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। ठीक है, जैसे कि रोज़गार है, 3 साल बाद जब ग्रेजुएशन करोगे तो रोज़गार के लिए कहाँ जाओगे, धंधा करोगे तो किस तरह टैक्स वगैरह भरोगे, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि बिज़नेस करोगे जब अपना, तो उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, इन सब चीज़ों पे कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा विचार कर रही है, किसके प्रोस्पेक्टर में ये सारी बातें हैं, कैंडिडेट इन सब पे विशेष ध्यान दे रहा है, और पर्यावरण है, इन सब चीज़ों के ऊपर। तो प्लीज़ अपना वोट जो है अच्छे से यूज़ करना। बेस्ट ऑफ लक जैसे अब जब आपका वोटर आई कार्ड बनेगा, क्योंकि 12 साल आप स्कूल में बिता के आए हो, आपने एसएसटी तो छठी क्लास से ही पढ़ी होगी, जहाँ सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार भी पढ़ाया जाता शुरू से ही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला था हमारा एकता, अखंडता, लोकतंत्र की स्थापना, और है समानता पे आधारित विकास। ऐसा विकास जिसे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। ओके, ये सारी चीज़ें थी। अब है विभाजन, ठीक है, बंटवारा। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया कि भारत किसी एक कौम का नहीं, अप, अप, ये क्या यानी कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग करी थी, जिसके अंदर मेन रोल था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, बहुत कोशिश करी बंटवारा ना हो, लेकिन इनके दिमाग में घुसा हुआ था कि भारत जो है ओके 2 कौमों का देश है, किसी एक कौम का नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद एक कौम का ज़्यादा राज हो जाएगा, हमें महत्व नहीं दिया जाएगा, ऐसी उनकी मानसिकता थी। तो इन्होंने बंटवारा करवा दिया। तो बंटवारे के खिलाफ गांधी जी थे, और सीमांत गांधी के नाम से एक और है खान अब्दुल गफ़ार, ये दोनों पक्के विरोधी थे कि बंटवारा ना किया जाए, लेकिन एक बंटवारा हो गया। ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। ठीक है, विभाजन के विरुद्ध कौन से नेता थे, उनके नाम बताइए। तो प्लीज़ आप ये नाम याद रखना, ये सपोर्ट मटेरियल में भी कहीं ना कहीं दे रखे होंगे। चलिए हम अभी मिल जाएगा। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, इसकी डेफिनेशन आती है 2 नंबर में एग्ज़ाम में। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, ये क्या है। ठीक है, भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया। ठीक है, भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया था, यानी कि जो भारत का बंटवारा हुआ था वो धर्म के नाम पे हुआ था, धार्मिकता एक। ठीक है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, आप एक पिक्चर आई थी गोल्ड, उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी बंटवारे को दिखाया गया था थोड़ा बहुत। चलिए, मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल हो गए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान आज वर्तमान का पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान आज वर्तमान में बांग्लादेश है, और इनके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा, यानी जो शेष भाग जो होगा वो भारत कहलाएगा। मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राज़ी नहीं था, यानी कि बहुत सारे जो लोग थे वो पाकिस्तान जाने के लिए राज़ी नहीं थे। इसलिए पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ़ार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे, और महात्मा गांधी जी भी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हल्के को आधार बनाकर किया गया था, यानी प्रशासनिक आधार बनाकर कर दिया गया था। और यहीं पर पंजाब और बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंसक, मतलब कि क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ था, विद्रोह हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था यहाँ पे पंजाब और बंगाल में। आप
उस वाली पिक्चर, एक पिक्चर थी गदर, उसमें आप देख सकते हैं जो शुरू की वीडियो में दिखाया जाता है कि किस तरह ट्रेन आ रही है, जा रही है, वो सीन जो पूरा उसका एक इमेज जो है एनसीईआरटी की बुक में भी दिखा रखा है डायग्राम कि खातिरदारी में थोड़ी सी देरी हो गई। तो प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना, वो आपको दिखेगा। ठीक है, कि आपके आने की खबर हमें देर से मिली, नहीं तो आपका स्वागत दही शायद ऐसी कुछ लिखा था, उन सब से स्वागत होगा। तो आप प्लीज़ उस बुक को ज़रूर पढ़ना। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सारा बहुत ज़्यादा हिंसक एक्टिविटी हुई थी भारत में जब बंटवारा हुआ था। वो शुरू जो गदर पिक्चर के शुरू के 30 मिनट में आपको दिखाया भी गया होगा कैसा पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था लाशों से, ये सारी चीज़ें। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस से यानी बहुत कंफ्यूज थे कि उनका क्या होगा, वह कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के। ठीक है, ओके। लेकिन देखो कुछ भी हो, एक चीज़ तो भाई नॉर्मल सी कॉमन है, एक चीज़ तो नॉर्मल सी कॉमन है कि कभी भी कुछ भी देश में कोई भी एक्टिविटी होगी, कुछ भी होगा, तो सबसे पहले गरीब आदमी पिटता है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप को सक्षम बनाएं, जागरूक होएं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें ताकि देश में कोई भी एक्टिविटी हो तो हम उसका सामना कर सकें। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, लॉकडाउन हुआ, जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों का हो रहा है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, आपने न्यूज़ भी देखी होगी इन दिनों कि बस लॉकडाउन लगने की सिर्फ एक अफवाह ही है, क्या कहते हैं, एक कर्फ्यू ही लगा था। ठीक है, कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो बहुत सारे जो लोग थे मजदूर वर्ग अपने गांव चले जाने लग गए क्योंकि वो डर चुके थे। और ये बात सही भी भाई, सब अगर कुछ भी होगा, लॉकडाउन पूरी तरह से लगाया गया, कुछ भी होगा तो इनका काम सबसे पहले प्रभावित होगा, यही इतिहास गवाह है। तो कुछ भी अगर एक्टिविटी होती है तो सबसे पहले गरीब तबके का आदमी पिटता है। तो इसलिए हम सबको सक्षम बनना है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। ठीक है, और जागरूक भी होना है, सही गलत में अंतर भी करना सीखना है। ठीक है, चलो, विभाजन की समस्या। भारत, सॉरी अगर किसी को कोई बात अजीब लगी तो हम उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। ओके, विभाजन की समस्या। ओके, भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार ज़मीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से पूरी पंजाब या भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। ठीक है, विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ, एक एक चीज़ को बांट दिया गया था। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली और लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, यानी कि शरणार्थी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, राज्यों का गठन। आप इस वाले टॉपिक को आप अपनी एनसीईआरटी से ज़रूर कवर करना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हर एक चीज़ को। ठीक है, चलिए इसमें से हम कोशिश करते हैं, उम्मीद तो हम सब यही करते हैं कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, इसलिए आप सप्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं या आप पहले से कहीं से भी आपका चैप्टर कवर अप है। चलो, राज्यों का गठन, रजवाड़ों का विलय। क्योंकि देखो जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में जो सरकारें राजतंत्र था वो ऐसे था, राज्य हर इलाके बटे हुए थे, कोई राजा था, कोई राजपूत था, कोई नवाब था, कोई शेख था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जिनको हम रजवाड़े या भारतीय रियासतों के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर ये बाद में सरकारें बनी जब इनको सभी को भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, चलो, रजवाड़ों का विलय। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतें। इन देशी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी। ठीक है, हमें थैंक यू करना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने सभी भारतीय रियासतों को भारत में शामिल करवाया। और आज भारत जिस हम मैप में जो देखते हैं, इनका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है।
ओके, अगर वो ना होते तो आज भारत के लगभग 565 या उससे ज़्यादा भी हिस्से हो जाते। चलो, रियासतों के शासकों को रियासतों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार पटेल यानी जो हमारे गृह मंत्री थे ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राज़ी कर लिया था। जो डॉक्यूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम था उस डॉक्यूमेंट का, विल्य पत्र जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और सर वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, देसी रियासतों के बारे में 3 अहम बातें। अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर। विभाजन की पृष्ठभूमि विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोड़ पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया था। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। ठीक है, इन सब के बारे में अपनी एनसीईआरटी में ज़रूर पढ़ना। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल में शॉर्ट पॉइंट्स दे रखे हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। हैदराबाद का विलय। ठीक है, हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता है। उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल रहने का समझौता किया, यानी शांति बनाए रखने के लिए भारत सरकार से समझौता किया था। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निज़ाम ने एक अर्धसैनिक बल यानी कि रजाकार को लगाया। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई के द्वारा निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। फिर आगे चल के जो है ये है हमारा हैदराबाद, इसको भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, यानी कि पहले बुलाया गया, मना कर दी, उसके बाद भारत सरकार और निज़ाम के बीच फाइट हुई और निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिए और हैदराबाद जो है भारत के अंदर शामिल हो गया। इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। मणिपुर रियासत का विलय। मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे इसको लेकर महाराजा बोधर चंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। लेकिन ना मणिपुर में ना फाइट होती रहती है आज भी भारत सरकार को लेके, क्योंकि जब मणिपुर को भारत में शामिल किया जा रहा था तो ये कहा गया था कि मणिपुर भारत में शामिल होगा या नहीं होगा, उससे पहले ये प्रस्ताव विधानसभा में आएगा। मणिपुर की विधानसभा में ये प्रस्ताव पहले आएगा कि मणिपुर को भारत में शामिल होना है या नहीं होना। लेकिन भारत सरकार ने तुरंत ही गेम खेली और तुरंत ही मणिपुर के जो राजा थे बोधर चंद्र सिंह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया। ऐसी बात जो है पूरी तरीके से मणिपुर की जनता द्वारा अभी भी कहा जाता है और वहाँ के जो लोग हैं वो आज भी खुश नहीं है, मैंने वहाँ की जो सरकार है भारत सरकार से आज भी खुश नहीं रहती कि मणिपुर को दबाव में रख कर शामिल किया गया था। ठीक है, जनता के दबाव में निर्वाचन करवाया गया। इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। ओके, इस वाले आप जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि इन सब टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मणिपुर में ये था कि अगर मणिपुर भारत में शामिल होगा या नहीं होगा, उससे वो प्रस्ताव जो है पहले विधानसभा में आएगा, मणिपुर की विधानसभा में, लेकिन आने नहीं दिया था, पहले ही उसको शामिल करवा लिया गया था। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौम मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए। ठीक है, ओके, ये हमने पढ़ लिए। राज्यों का पुनर्गठन, ये वाला जो टॉपिक है आप प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली तो कांग्रेस ने भी वादा करा था कि आज़ादी के बाद जो है क्या कहते हैं, राज्यों का जो निर्माण होगा वो भाषा के आधार पे किया जाएगा। लेकिन
जब आज़ादी मिली तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी विभिन्न अलग अलग प्रकार की अलग अलग धर्म की भाषाएं संस्कृति मौजूद थी। तो भारत सरकार कंफ्यूज हो गई थी क्या करे क्या ना करे। तो भारत सरकार डगमगा रही थी कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैल सकती है। तो इसके विरोध में श्री रामुलु पुट्टी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। फिर उनकी 56 दिन बाद मृत्यु हो जाती है, जिनके कारण पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाता है। तो प्लीज़ ये वाला जो टॉपिक है आप प्लीज़ ना एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ें, यानी कि शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये वाली जो बुक है आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। चलिए ओके। राज्यों का पुनर्गठन औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार किया था, लेकिन स्वतंत्रता भारत में भाषाएं और संस्कृति बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था उस टाइम। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया था। तेलुगुई भाषा लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगुई भाषा इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। आंध्र प्रदेश के आंदोलन के दौरान कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता श्री रामुलु पुट्टी की लगभग 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। इन्होंने सबसे पहले मंदिर में अल्पसंख्यकों की मतलब कि अल्पसंख्यक भी मंदिरों में जा सकते हैं, इसके लिए भी इन्होंने भूख हड़ताल करी थी। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ना उसको। इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बन चुका था इनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि देश में अलग अलग जगह हिंसक मतलब कि असंतुलन की स्थिति क्रिएट होने लग गई थी धीरे धीरे। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग एक सिफारिश की गई, उसमें सारी बातें रखी गई कि हमें भारत के अंदर कैसे कैसे जो है राज्य स्थापित होंगे, उनकी सीमाएं कैसी होंगी, उसमें कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो ये सारी बातें बोली गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग में। ओके, तो ये सारी लिस्ट है। ओके, ये संघ शासित क्षेत्रों जो बाद में राज्य बने, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा। और गोवा के ऊपर तो पुर्तगाल वालों का क्या कहते हैं कंट्रोल था। गोवा बाद में आज़ाद हुआ था काफ़ी सालों बाद। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग को आप प्लीज़ इसको एनसीईआरटी से देखना, बहुत अच्छे से दे रखा है। बाकी तो सब हो ही गया है। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, आप इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।